हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का NCERT सॉल्यूशंस। बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं और उनके आंसर हमने ऐसे ही क्यों लिखे हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर एक आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, सिंथेटिक वर्ड का मतलब होता है जिसको हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली लैब के अंदर। तो कुछ फाइबर्स यानी कुछ धागे जो हैं उन्हें हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया है। तो देखो, सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल, अब जैसे कि नायलॉन होता है, कॉटन की रस्सी। अब कॉटन की रस्सी तो कॉटन पेड़ से मिलता है, रुई से। लेकिन कुछ ऐसे फाइबर होते हैं, जैसे रेनकोट का मटेरियल आपने देखा होगा, तो रेनकोट का मटेरियल हमने बनाया, मैन मेड है, इसीलिए उसे हम सिंथेटिक कहेंगे। सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल यानी मैन मेड फाइबर्स है called synthetic because they are made by chemical processing of petrochemicals। तो आपको याद रखना है कि हमने उन्हें पेट्रोकेमिकल्स की प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके हमने उन्हें बनाया है। The synthetic fibers are made up of very large units called polymers। तो बच्चों, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो छोटे 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 केमिकल प्रोडक्ट्स को मिक्स करके जो हमने बनाया है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, तो ये होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन एंड एक्रायलॉन। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क राइट फॉर द करेक्ट आंसर। तो टिक मार्क करना है। रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयॉन को हम अलग क्यों कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से थोड़ा, क्योंकि इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो ये याद रखना है, रेयॉन हमें वुड पल्प से मिलता है इसीलिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with appropriate word। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं तो मैन मेड भी कह सकते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखो, सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesized from raw material called। तो हम कहाँ से इनको बनाते हैं, कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। बच्चों, प्लास्टिक जो होता है वो छोटी सी थैली लो या बहुत बड़ी थैली लो या बहुत बड़ा प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लो, तो ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बड़ी सी चेन बनाना। तो जितनी बड़ी साइज़ उतने ज़्यादा पॉलीमर, जितनी छोटी साइज़ उतने कम पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नायलॉन फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दो। तो देखो, नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट इज़ वाई नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, फिशिंग नेट्स, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा। बच्चों, फिशिंग नेट्स यानी मछली पकड़ने के लिए जो जाली बनाई जाती है, अगर मछली पकड़ने के लिए जो जाली बनाई जाती है वो स्ट्रांग नहीं होगी तो मछली अपने दांतों से उसको कुतर के निकल जाएगी। रॉक क्लाइंबिंग यानी जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर उनकी रोप्स मजबूत नहीं होगी तो वो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। अ नायलॉन थ्रेड इज इलास्टिक एंड लाइट बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो ये आप याद रखिएगा, ये लाइफ के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि नायलॉन फाइबर जो होता है वो इलास्टिक भी होता है, हल्का भी होता है, लेकिन स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए कपड़े सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन का वायर बांधते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। भाई, प्लास्टिक के डब्बों के अंदर हम लोग लेते हैं ना, टपरवेयर लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से डब्बे प्लास्टिक को हम लेते हैं, पसंद करते हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर हम स्टोर क्यों करते हैं फूड को, तो देखो ये है हमारा आंसर। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट सो दे आर ईजी टू हैंडल। अब लंच बॉक्स
बॉक्स होते हैं, आप ढेर सारा नाश्ता भर भर के बैग के अंदर लेके जाते हो। अब अगर आप मेटल के डब्बे लोगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, तो लाइट वेट के कारण हम प्लास्टिक के कंटेनर यानी डब्बे पसंद करते हैं। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंटेनर्स। तो प्लास्टिक कंटेनर्स का जो प्राइस होता है वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, और वो आसानी से मतलब उनके अंदर काफ़ी मजबूती भी होती है। प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल, और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगर स्टील का डब्बा होगा और नीचे पटक दिया फ्रेंड ने, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर गड्ढा पड़ जाएगा, घर जाके मम्मी पापा की पिटाई खानी पड़ेगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बच्चों थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट, तो जो हीट से बना हुआ प्लास्टिक है, और दूसरा जो थर्मोसेटिंग, हीट से क्या हो गया, एक बार सेट हो गया है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस बताने, तो देखो इस साइड मैंने थर्मोप्लास्टिक लिख रखा है, इस साइड थर्मोसेटिंग लिख रखा है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक कैसा होता है, प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म्ड, यानी अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हीट देंगे तो इसका शेप बदल जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स है या प्लास्टिक का स्केल है, आप इसको कभी भी किसी भी आग के पास लेके जाओ तो ये पिघलने लगेगा। तो डीफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो जो प्लास्टिक्स गर्मी जब इनको हीट देते हैं तो ये इजीली इनका शेप चेंज हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब थर्मोसेटिंग देखो, प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग। ऐसे प्लास्टिक जिनको हमने एक बार बना दिया, अब आप चाहे कुछ भी कर लो, वो कभी भी उनका शेप चेंज नहीं होगा, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मैम, तो बच्चों आप अपने घर पे जो कुकर यूज़ करती है मम्मी, उसको देखो, कुकर को हम 1 घंटे तक उसके अंदर आलू उबालते हैं, खिचड़ी बनाते, क्या क्या बनाते, लेकिन कुकर के हैंडल का प्लास्टिक कभी भी पिघलता नहीं है, उसका शेप भी बदलता नहीं है। लेकिन अगर आपके जो खिलौने हैं आप उनको आग के पास गैस के ऊपर रख दोगे तो आपके खिलौने पिघल जाएंगे। तो ये होता है दोनों प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस। अब पॉलीइथीन, पीवीसी यानी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप होती है जिसमें हमारे वाइट कलर की पाइप होती है जिसमें पानी वगैरह आता है, पानी की पाइप, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। आप थैली को लेके जाओ गैस के ऊपर तो वो पूरी पिघलने लगेगी, टपक जाएगी। 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बच्चों ये बेकेलाइट और मेलामाइन, तो देखो हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो भी अब किसके बने होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन के, ताकि स्विच बोर्ड में अगर कभी आग भी लग जाए तो वो पिघले नहीं। फिर देखो थर्मोप्लास्टिक को देखो, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, कॉम्स, कॉम मतलब कंगी, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, यानी सस्ती चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनती है। और वही जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। देखो बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान रखने होते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेस बेकेलाइट के बने होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये सेम क्वेश्चंस आपके 12th स्टैंडर्ड में भी आते हैं केमिस्ट्री में। Handles of various utensils, etc. Melamine is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which resist fire. तो जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। कुछ लोगों के घर में जो वुडन फ्लोरिंग आपको दिखती है वो एक्चुअली मेलामाइन मटेरियल की बनी होती है। अब देखो बच्चों बढ़ते हैं आगे। Question number 7, explain why the following are made of thermosetting plastic। तो क्यों ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। सॉस पैन हैंडल, तो भाई ये जो मस्त वाली सॉस पैन के हैंडल्स होते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई भी बढ़िया चीज़ बना रहे हो एकदम टेस्टी सी, और बहुत 1 घंटा लग रहा है आपको बनाने में, मैगी वगैरह बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, ढोकला खमन बना रहे हो, तो हैंडल कैसा होना चाहिए, उसका हैंडल होना चाहिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, वरना वो पिघल जाएगा। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सब क्यों होते हैं इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, तो देखो रीज़न देते हैं। Melamine, a thermosetting plastic, resist fire, can tolerate heat better than other plastics. So it is used for making saucepan handle which resist fire. फिर देखो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है।
मतलब उसमें से करंट लीकेज नहीं होगा। आप लोग देखते हो ना हैवेल्स विच डू नॉट कैचेस फायर, तो वो बच्चा जो होता है अपनी मम्मी के लिए वायर का वो कुछ बना देता है, आग में जले नहीं इसलिए। तो सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स। तो बेकेलाइट और मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड। तो आप यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सी चीज़ें फिर से रिसाइकल हो सकती है और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जिसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, प्लास्टिक टॉय, कैरी बैग है, बॉल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक बाउल्स है, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर है। तो इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए तो वो पस्ती भंगार वाले जो आते हैं उनको हम ये सारी चीज़ें दे देते हैं। फिर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कभी भी रिसाइकल नहीं होते। कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये कभी भी रिसाइकल नहीं होते। दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि रिसाइकल तो हम क्या करेंगे, हीट करके उसको शेप चेंज करके फिर से किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो थर्मोसेटिंग है वो एक बार के बाद में दूसरे किसी शेप में कभी नहीं आएगा। देखो राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, ये राना नाम का लड़के को शर्ट खरीदनी है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, उसको भाई कैसे कपड़े की शर्ट लेनी चाहिए। एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। अब सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट बड़ी चमक धमक की भी हो सकती है, कॉटन की शर्ट तो वही फीकी सी लगेगी। तो अब देखो बताओ क्या सोच रहे हो आप, ठीक है। अब आप जो सोच रहे हो देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मेरी तरफ से क्या सजेशन है। राना इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट, गर्मी में उसको पसीना आएगा तो कॉटन क्या कर लेगा, सारे पसीने को सोख लेगा। एंड द पोर्स ऑफ कॉटन अलाउज ईजी इवेपोरेशन, अब क्या होगा, कॉटन के बीच में जो छेद होते हैं कॉटन के कपड़े, वहाँ से जितना भी पसीना है उसमें से सारा इवेपोरेशन हो जाएगा ऊपर। एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, और जो शरीर है वो ठंडा रहेगा। Whereas सिंथेटिक शर्ट्स डोंट एब्जॉर्ब स्वेट, सो और जो सिंथेटिक कपड़े होंगे वो तो स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर, और उनको ठंड में पहनना फिर बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कोरोसिव का मतलब होता है जिसके ऊपर की लेयर क्या हो जाए, धीरे धीरे घिस जाए। जैसे जब हम नए नए बर्तन लेके आते हैं तो बर्तन कितने चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, उसके बाद मम्मी हर रोज़ उनको रगड़ रगड़ के साफ करती है रिन से, और रिन नहीं विम से, और अलग अलग नींबू की शक्ति पता नहीं कौन कौन से डिटर्जेंट से रगड़ती है, फिर भी उसमें वो वाली चमक नहीं होती जो पहले दिन होती है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ पानी से घिसने के बाद पानी, फिर बाद में उसमें दही वही हम लोग न जाने क्या क्या एसिड बेस यूज़ करते हैं, तो उसकी ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, हट जाती है। तो प्लास्टिक क्यों नॉन कोरोसिव होते हैं, तो देखो वी कैन स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। तो ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, और ये वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। Teflon, a kind of plastic, is used as coating to manufacture non-stick cookware। तो बच्चों नॉन स्टिक की कढ़ाई में आप पता नहीं बहुत सारे कटलेट होते हैं, पिज़्ज़ा, पराठा, ये सब बनाते हैं, क्योंकि वो टेफ्लॉन का बना होता है और वो कभी भी उसकी ऊपर की लेयर हटती नहीं है, वो नॉन कोरोसिव होता है। फिर देखो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल। तो बेकेलाइट कैसा है, पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं सॉस पैन का हैंडल हो, स्विचेस का हैंडल हो, कुकर का हैंडल हो बनाने के लिए। मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर्स। तो मेलामाइन से भी हम किचन के बहुत सारे बर्तन बनाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बच्चों हम जो ब्रश करते हैं टूथब्रश, तो जो उसका हैंडल होता है वो तो बड़ा कड़क होता है, और उसकी जो ब्रिसल्स होते हैं ऊपर के वो तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। लगते तो दोनों प्लास्टिक के ही हैं,
तो क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट? तो चलो देखते हैं। द ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स। जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है बच्चों, ताकि उससे हमारे मसूड़ों एक छिल ना जाए, उनको चोट ना पहुंच जाए। एंड हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप। और हैंडल कैसा होना चाहिए? वो जो ब्रिसल का ब्रश का हैंडल वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का होना चाहिए ताकि हम उसको ढंग से पकड़ सकें। Therefore, the bristles are made up of nylon fibers which are strong, elastic, lustrous यानी चमकीले कलर के होते हैं, lightweight and easy to handle, and the handle is made up of hard plastic as it is strong, durable, poor conductor of heat and electricity। तो आई होप आप इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों? प्लास्टिक कितना आसानी से मिल जाता है, कुछ लीकेज भी नहीं होता, अच्छा भी लगता है। कपड़े की थैली में तो शर्म आती है बाजार लेके जाने में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं, अरे भाई प्लास्टिक क्यों अवॉइड करना चाहिए। चलो आओ जानते हैं। Nowadays, plastics becomes very important in our daily life, even though we should avoid them as far as possible as for the following reasons। तो देखो, plastics are non-biodegradable and take a lot of time to decompose। तो प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेड यानी ज़मीन में मिक्स नहीं होता, वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ा रहता है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है। प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली। प्लास्टिक्स हमारे नेचर का दोस्त नहीं है, प्लास्टिक हमारे नेचर का दुश्मन है। बाय बर्निंग प्लास्टिक्स पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज्ड दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। और अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है और उसके कारण हमारी अर्थ खराब होती है, पॉइजनस धुआं निकलता है उसमें से। समटाइम्स काउज एंड अदर एनिमल्स में ईट प्लास्टिक्स प्रेजेंट इन द गार्बेज विच में चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। तो बच्चों बहुत बारी क्या होता है कि प्लास्टिक की थैलियों में हम खाना फेंक देते हैं, जानवरों को उसमें से खुशबू आती है थैली में से, वो जब उस थैली को चबाते हैं तो उनको उसमें से खाने का स्वाद आता है, तो वो क्या करते हैं? थैली भी खा जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे जानवर बेचारे थैली खा जाते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ से वो सांस लेते हैं वहाँ पे प्लास्टिक फंस जाता है और इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट्स इन द सॉइल पॉल्यूशन। और जो प्लास्टिक सॉइल यानी मिट्टी में मिक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है? मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है, वो सॉइल पॉल्यूशन करता है। Plastic bags drained into the water body is cause threat to aquatic life also। अब प्लास्टिक अगर पानी के साथ बह गया और जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती हैं, मछलियाँ उसमें फंस गई तो या वो तो मछलियों के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल है। Polybags choke the drains and sewage pipe thus causing lot of trouble। आपने देखा होगा अक्सर शहरों की नालियाँ बहुत गंदी हो जाती है, नालियों में पानी जाम हो जाता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाती है जिसके कारण वाटर आगे नहीं बढ़ पाता। अब देखो कॉलम ए एंड बी को हम मैच करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर्स को ही एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। देखो क्या है पॉलिएस्टर। तो ये क्या है बच्चों? पॉलिएस्टर है फाइब्रिक, डू नॉट रिंकल इजीली। इसमें आसानी से सल नहीं पड़ते, बिना प्रेस के भी हम इस कपड़े को पहन सकते हैं। टेफ्लॉन तो अभी अभी हमने देखा था ऊपर, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स क्या होती है? लड़कियां पहनती हैं इसको और आसानी से ये स्ट्रेचेबल होती हैं। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? फॉरेस्ट बच रहे हैं, क्योंकि हम जंगलों को अगर काटते रहेंगे, कॉटन वॉटन ये सब, तो फॉरेस्ट को नुकसान होएगा। तो देखो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। For manufacturing synthetic fibers, cutting of tree or killing of animal is not required। तो हम क्या करते हैं? फर वाले कपड़ों के लिए जानवरों को मार देते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर हम आर्टिफिशियल कपड़े बना लेंगे तो ये हम ऐसे कह सकते हैं। एंड वी कैन कंजर्व अवर नेचुरल एनवायरनमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कैसे कह सकते हो बच्चों कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखो, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। When we connect conductor in the circuit, current passes through it and the bulb glows. But if we connect thermoplastic in the circuit, no current passes and the bulb does not glow. तो बच्चों यहाँ देखो, मैंने फिगर में से आपको समझाती हूँ कि ये हमने क्या किया, एक बैटरी ले ली। आपको ऐसी बैटरी आसानी से किसी भी स्टेशनरी के स्टोर पे भी मिल जाएगी। कोई कंडक्टर लगा दो, कंडक्टर के लिए आप कोई भी मेटल लगा सकते हो, बल्ब उसके साथ जोड़ दो, तो ये आसानी से जलने लगेगा, क्योंकि कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आप थर्मोप्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लगा दो तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो भी यहाँ से बैटरी से एनर्जी मिल रही थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो नो करंट फ्लो हो रहा है, यानी प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मज़ा आया, क्वेश्चन आंसर समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।